और एक दो नमस्कार साथियों। आज जो हमने विषय लिया है, समाज न्यायालय को सम्मान देता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि न्यायाधीश अपने को न्यायाधीश मानने लगे। वह तो एक फैसला करने वाला अधिकारी मात्र है। कहने का यह भी अर्थ है कि उसे न्यायाधीश कह करके हम ये कह सकते हैं कि संविधान के अनुसार या कानून के अनुसार जो है वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक निर्णय सुनाता है। तो इससे पहले एक बार जो है हमने लोकतंत्र में के 3 इकाइयों में से एक बार कार्यपालिका पर हमने चर्चा की थी। आज जिस इकाई पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो न्यायपालिका से संबंधित रहेगा। तो हम न्यायपालिका को जब देखते हैं तो विधायिका क्या करती है, कानून बनाती है। लेकिन उस कानून के अनुसार जो न्याय करने वाली इकाई है, उस इकाई को हम लोग न्यायपालिका कहते हैं। मतलब जो विधायिका है वो तो लॉ अकॉर्डिंग टू जस्टिस के सिद्धांत पर काम करती है। दूसरी तरफ जो न्यायपालिका है, वह न्यायपालिका जो है वह जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ के सिद्धांत पर काम करती है। ज्ञानेंद्र जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे मैं पार्क में बैठा हुआ हूँ तो वीडियो ऑन करने की जरूरत तो नहीं रहेगी ना? जैसा ठीक समझे भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं अभी मोहाली में हूँ, यहाँ थोड़ा सा सिस्टम मेरे पास है नहीं। जैसा ठीक समझे सर। ठीक है। तो जो न्यायपालिका है वह कानून बना नहीं सकती है, लेकिन विधायिका के द्वारा जो निर्मित कानून होता है उसके अनुसार न्याय देने के लिए बाध्यकारी है। किंतु वर्तमान में न्याय की स्थिति जो है वो बहुत ही अधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसा मैंने अभी कुछ समय पहले कहा था, 2-3 दिन पहले की एक चर्चा में कहा भी था कि न्यायपालिका की स्थिति ऐसी दिखाई देती है, अंधेरी नगरी चौपट राजा, लगभग वैसा ही दिखाई देता है। यानी कि न्यायपालिका न तो अपराध में फर्क कर पा रही है, ना नैतिक में फर्क कर पा रही है। उसका कार्य क्षेत्र क्या है ये कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रही है न्यायपालिका। वास्तव में न्यायपालिका शब्द से ही परिभाषित होता है कि न्यायपालिका की जो नियुक्ति है वह तो न्याय करने के लिए हुई है। किंतु समय पर न्याय मिलना वर्तमान जो समय है उसमें लगभग असंभव सा दिखाई देता है। और ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखाई देती है कि न्याय जिस कारण से बना है वह उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाने में सक्षम है। भारत में वर्तमान में जो स्थिति हमें दिखाई देती है कि लगभग लगभग 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हैं। और ये नंबर ऑफ केसेस इतने हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से लगभग 2 गुना है। तो ये स्थिति जो है हमारे देश में है। ऐसी स्थिति में ये संभव ही नहीं है कि किसी को समय पर न्याय मिल जाएगा। इसका और दूसरा कारण ये भी दिखाई देता है कि जो न्याय है हमारा वो अर्थ और शक्ति दोनों से प्रभावित होता है। कहने का यह अर्थ है, जो बाहुबली हैं, शक्तिशाली लोग हैं, सक्षम लोग हैं, वो लोग तो सरलता से छूट जाते हैं। किंतु जो गरीब लोग हैं या जिनकी कोई जान पहचान नहीं है, या बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं हमारे जेलों में बंद हैं जो कि अकारण ही बंद हैं या उन्हें झूठे केस में भी लेकर फंसा दिया गया है। मुनि जी की जब मैं पुस्तक पढ़ रहा था तो मुनि जी ने एक शब्द का प्रयोग किया है, सामाजिक आपातकाल। कि जब न्याय और सुरक्षा जो है वो मिलने में कठिनाई होने लग जाए या फिर ऐसी स्थिति आ जाए कि समय पर किसी को मिल ही ना पाए, तो मुनि जी ने इसे सामाजिक आपातकाल कहा है। मैं इसमें एक आध शब्द और जोड़ता हूं कि इसे हम सामाजिक आपातकाल के साथ साथ न्यायिक आपातकाल भी कह सकते हैं। दोनों ठीक है। सामाजिक आपातकाल कहना अधिक उचित होगा, क्योंकि राज्य की नियुक्ति का उद्देश्य तो सुरक्षा और न्याय ही है और अंत में समाज को ही प्रभावित करता है। परंतु न्यायिक आपातकाल में इसलिए शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि जो राज्य है वह अब एनकाउंटर की तरफ भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। लोग उसका समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन न्यायपालिका में किसी प्रकार की का कोई भी जो है समाधान दिखाई नहीं दे रहा है। तो यह आदर्श स्थिति तो नहीं है, क्योंकि समाज ने जिस तंत्र का निर्माण किया है वह पूरा का पूरा तंत्र या पूरा सिस्टम ही जो है वह सुरक्षा और न्याय के लिए जिम्मेदार है। और न्याय को समय पर देने की जो मुख्य जिम्मेदारी बनती है वह न्यायपालिका की दिखाई देती है। लेकिन राज्य कहिए या न्यायपालिका कहिए या उसमें अन्य जो भी इकाइयां हैं,
वो सुरक्षा और न्याय जैसे प्राथमिक विषयों को छोड़ करके जनहित के कार्यों में अधिक संलग्न दिखाई देती है। और शायद मुझे यही एक कारण दिखाई देता है कि जिसके कारण ये लोग ओवरलोडेड हो गए हैं। वास्तव में कई काम ऐसे हैं जो अपराध की श्रेणी में आते ही नहीं है, लेकिन उन्हें भी अपराध की श्रेणी में रख दिया गया है। राज्य अनैतिक और अपराध, इनमें भी अंतर नहीं कर पा रहा है। यदि हम भारत की बहुत अधिक प्राचीन व्यवस्था को देखते हैं, जैसे मैं राजतंत्र की बात करूं, तो आदर्श राजतंत्र की व्यवस्था में मुझे दिखाई देता है कि शायद वहां सुरक्षा और न्याय को प्राथमिकता दी गई थी। मैं ऐसा गारंटी से नहीं कह सकता। अभी कुछ दिन पहले नवीन जी के साथ भी चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने भी कहा कि जो है आदर्श राम राज्य या फिर जो राजतंत्र था उसकी वो चर्चा कर रहे थे कि राजतंत्र में संपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार राजा को नहीं होता था। उसके अंदर साथ मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद और बहुत सारी सभाएं होती थी। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी दो तीन तरह के राजतंत्र हो सकते हैं। एक तो हम आदर्श राजतंत्र की बात करते हैं, जो राम राज्य है, वहां पर न्याय और सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। दूसरा, हम मध्यकालीन राम राज्य की, वो मध्यकालीन जो राजतंत्र है उसकी बात करते हैं, तो वहां पर मुझे लगता है कि पहली बार सुरक्षा और न्याय के साथ साथ जो है जनहित के कार्यों को भी जो है वो प्रोत्साहित किया। ये हो सकता है पिछले 2,500 या 3,000 वर्षों में ये परंपरा आई हो। और जो तीसरी राजतंत्र की मैं व्यवस्था देखता हूँ, जहाँ पर जिसे हम इस्लामिक राजतंत्र कह सकते हैं। इस्लामिक राजतंत्र में तो सीधे सीधे तानाशाही ही दिखाई देती है, राजा का ही शासन दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि वास्तव में राजतंत्र में वर्तमान की तुलना में फिर भी न्याय और सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई थी, चाहे वह विकृत राजतंत्र ही क्यों ना हो, आदर्श राजतंत्र ही क्यों ना हो। लेकिन जिसे हम वर्तमान लोकतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र में सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि राज्य जो है वह प्राथमिक कार्य को प्राथमिक न मान करके जो उसके सेकेंडरी वर्क हैं, या जिसे हम कह सकते हैं जनहित के कार्य हैं, या और जो कार्य हैं, उनको उन्होंने प्राथमिक मान लिया है। अर्थात न्याय और सुरक्षा तो राज्य की प्राथमिकता थी, लेकिन उस प्राथमिकता को छोड़ करके अन्य कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिसके कारण जो है न्यायपालिका भी ओवरलोडेड हो गई है। हम एक पुस्तक देखते हैं, महाकवि कालिदास ने एक पुस्तक लिखी, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो उसमें भी वो लिखते हैं कि रात के 3 बजे माता गौतमी अपनी बेटी को लेकर आती है, कहती हैं कि प्रहरी जो होता है, सैनिक होता है जो, उससे कहती हैं कि अब इस समय वो कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे राजा से मिलना है। तो सैनिक कहता है कि अविश्वमोयम लोकतंत्र सर्वाधिकार। कहता है एक तरह से देवी, लोकतंत्र में यह आपका अधिकार है न्याय प्राप्त करना, और न्याय आपको तात्कालिक रूप से मिलेगा, न्याय में देरी नहीं की जा सकती। यही राम राज्य का भी हम कंसेप्ट मिलते हैं। विचार कीजिए कि जिसे हम राजतंत्र कहते हैं, वहां पर ये कहा जा रहा है कि न्याय में कोई देरी नहीं की जा सकती है। और मुनि जी ने जो अपने पुस्तक लिखी है, या फिर जो भी न्याय के बारे में सिद्धांत लिखते हैं मुनि जी, उसमें मुनि जी एक लाइन ये भी कहते हैं कि न्याय तात्कालिक रूप से होना चाहिए। लेकिन मुनि जी क्या कहते हैं, इससे भी आगे बढ़ करके हम लोगों को स्वयं पर भी विचार करना चाहिए। मतलब एक तरह से हमें फॉलोअर बनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये बात अगर अपने विचार से, अपने तर्क से भी समझी जाए, तो हम कह सकते हैं कि वास्तव में न्याय में अगर बहुत अधिक देरी होती है तो यह न्याय नहीं है। उस समय कहा जाता है कि वो सैनिक कहता है, दिस इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू मीट योर एम्पर। आपको न्याय के जो है निर्बाध रूप से प्राप्त होगा, तुरंत प्राप्त होगा, तात्कालिक रूप से प्राप्त होगा। उस समय भी न्याय को इतनी अधिक प्राथमिकता दी गई है। मेरे हिसाब से संभवतः जनहित के कार्यों के लिए तो कम से कम रात के 3 बजे या 2 बजे कोई नहीं मिलता, लेकिन भारत में आतंकवादियों के लिए जो है न्यायालय रात में ही खुल जाती है। तो इसका ये अर्थ है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्याय और सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी गई है, बल्कि अन्य सभी जनहित के कार्यों को या लोकप्रिय कार्यों को, जो वोट बैंक को स्थापित करने वाले कार्य हैं, उनको बहुत अधिक जो है प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि हम उस प्राचीन व्यवस्था से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत संभव है उस समय जनसंख्या कम रही होगी, और यह संभव नहीं है कि वर्तमान व्यवस्था में आप जो है जाकर के इस तरह से न्याय प्राप्त
प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है यह भी स्थिति ठीक नहीं है कि न्याय के लिए कोई नियम ना बने, कोई समय सीमा तय ना हो। न्याय के लिए एक निश्चित समय सीमा तो तय होनी ही चाहिए। यह बाध्य होना चाहिए कि आप हो सकता है किसी को 10 दिन में, महीने भर में न्याय ना दे पाएँ, लेकिन कम से कम आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कुछ तो आप एक टाइमलाइन फिक्स करेंगे कि इतने समय में जो है व्यक्ति को निर्बाध रूप से न्याय प्राप्त होना चाहिए। वास्तव में ये दिखाता है कि न्याय की स्थिति कितनी बुरी है, और इसके लिए हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स को लेते हैं। 1994 का या 1992 का एक केस है, जिसमें एक लड़की अपने पिता के ऊपर जो है रेप केस का आरोप लगा देती है और बिना किसी जांच पड़ताल के उस व्यक्ति को जेल में रखा जाता है। 2012 में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और 2018 में ये जजमेंट आता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया था, वो व्यक्ति निर्दोष था। लास्ट में अपने जो जज था, न्यायाधीश था, उसको अपने पेन की नीब तोड़नी पड़ती है और वो लिखता है मिसकरेस ऑफ जस्टिस, यानी न्याय का गर्भपात हुआ है। आप विचार करिए कि वह व्यक्ति 20 साल से कह रहा था कि जो बच्चा है ये मेरा बच्चा नहीं है, इसका डीएनए टेस्ट करा लीजिए, लेकिन न्यायपालिका ने न तो उसकी बात पर ध्यान दिया, न तो क्या कहते हैं पुलिस वालों ने इस बात पे इंसिस्ट किया कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। बाद में पता चलता है कि उस लड़की के किसी के साथ अनैतिक संबंध थे, और केवल फेमिनिज्म का फायदा उठा करके जो है उस लड़की को, क्योंकि एक लड़की है, अपने पिता के ऊपर झूठा आरोप क्यों लगाएगी, यह मान करके जो है उस व्यक्ति को 20 वर्षों तक जेल में रखा गया। क्या प्रश्न ये नहीं खड़ा होता है कि भारत का न्यायालय जो है वह न्याय के पक्ष में खड़ा है अथवा महिलाओं के पक्ष में खड़ा है? मुझे लगता है कि न्याय को न महिला के पक्ष में होना चाहिए, न पुरुष के पक्ष में होना चाहिए, न उसे मैस्कुलिनिज्म की तरफ झुका होना चाहिए, न उसे फेमिनिज्म की तरफ झुका होना चाहिए, उसे केवल और केवल न्याय की तरफ झुका होना चाहिए। लेकिन भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो इस तरह से बनी हुई है, जो कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर या फेमिनिज्म से जो है पूरी तरह से ग्रसित दिखाई देती है। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने आप लोगों के सामने एक और चर्चा करी थी एक केस की, जिसमें एक व्यक्ति ने एक लड़की को छेड़ दिया और 30 साल के बाद जो है उस व्यक्ति को क्यों उस व्यक्ति की सुनवाई होती है 30 साल के बाद 2024 में। सोचिए कि 30 साल पहले का केस, वो व्यक्ति अब 50 साल का हो चुका है और पुलिस वाले 22 साल के युवक को पकड़ के ले आते हैं, जिसका जन्म भी नहीं हुआ था उसे पकड़ के ले आया जाता है। इसी प्रकार से हम इलाहाबाद में या बनारस में, जितना मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, पर शायद इलाहाबाद या बनारस की एक घटना है जहां एक व्यक्ति को 14 वर्ष की सजा होती है और वो 36 वर्ष तक जो है जेल में रहता है। उसके डॉक्यूमेंट मिसिंग हो जाते हैं और उसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि फिर वो जेल से बाहर ही नहीं आना चाहता है। लेकिन ये तो केवल कुछ केसेस हैं। वास्तव में आप व्यापक स्तर पर देखेंगे तो भारत की पूरी न्यायपालिका की जो है वो यही स्थिति दिखाई देती है। और न्यायपालिका क्या करती है, तो न्यायपालिका पूरा का पूरा दोष जो है वह केवल और केवल पुलिस के ऊपर, कार्यपालिका के ऊपर डाल देती है। जबकि न्याय का सामूहिक उत्तरदायित्व जो है वह न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तीनों के ऊपर है। लेकिन तीनों में से 2 इकाइयां जो हैं वो हर चीज का जो प्रेशर है या हर चीज का जो दायित्व है वह कार्यपालिका पर डाल करके खुद को जो है साइड कर लेते हैं। जबकि वास्तव में न्यायपालिका और विधायिका उतनी ही भागीदार है अगर किसी को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है, जितनी की कार्यपालिका है। बल्कि कार्यपालिका की स्वतंत्रता तो बाधित है, इसलिए कार्यपालिका को हम कम दोषी ठहराते हैं। न्यायपालिका और विधायिका जो कानून बनाने वाली इकाइयां हैं, जिन्होंने ओवरलोड कर दिया है, उसको हम लोग जो है अधिक दोषी मानकर चलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ये मैंने 2-3 केस बताए कि इस भारत की न्याय व्यवस्था किस तरह से चलती है, फेमिनिज्म पर बेस्ड है। लेकिन न्यायपालिका को न्याय पर ना ध्यान दे करके जो है वो जनहित के मामलों में लगी हुई है, वो बाहुबलियों से प्रभावित है, वह शक्ति से प्रभावित है, वह अर्थ से प्रभावित है। क्योंकि भारत का जो संविधान है, भारत की जो न्याय व्यवस्था है, वो हमने ब्रिटिशियर से ली है। वो 1860 का एपीसी चलता हो, सीआरपीसी चलता हो, सीपीसी चलता हो, जो भी चलता है वो हमने ब्रिटिशियर से लिया है। बाकी की संवैधानिक व्यवस्था हमने 1919 और 1945 से लेकर, वो 1935 से लेकर के पूरे के पूरे संवैधानिक ढांचे का निर्माण किया है। जब जब हमने
इस संवैधानिक ढांचे का निर्माण किया, तो हमने ये भी नहीं ध्यान दिया कि क्या यह भारत की व्यवस्थाओं के अनुकूल है कि नहीं है। भारत का संविधान इस तरह से बना कि भारत में न्यायपालिका और विधायिका बनने के तुरंत बाद ही आपस में टकराव की स्थिति में आ गई, जबकि आदर्श स्थिति में होना यह चाहिए था कि यह तीनों की तीनों इकाइयां जो है न्याय और सुरक्षा के लिए उत्तरदायी हैं। तो इनमें चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होना चाहिए था, यानी कि तीनों की तीनों एक दूसरे से कंट्रोल्ड भी हैं और एक दूसरे को कंट्रोल भी करती हैं। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर दोनों आपस में सर्वोच्चता की लड़ाई लड़ने लग गई, जबकि इन तीनों इकाइयों से ऊपर जो है वह संविधान है और संविधान से ऊपर सर्वोच्च से ऊपर समाज है। तो जो वास्तव में सर्वोच्च था उसकी सर्वोच्चता पर तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और तीनों इकाइयां न्याय और सुरक्षा को छोड़ करके अपनी ही सुप्रीमेसी की लड़ाई लड़ने लग गई। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को जब हम देखते हैं तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में या जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है उसमें हम देखते हैं कि सारी की सारी जो शक्ति है वह एक स्थान पर नेताओं के हाथ में, विधायिका के हाथ में केंद्रित है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो अर्थव्यवस्था है वह कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित है। लेकिन तीसरी चीज जो न्याय है उस पर हम लोग विचार नहीं कर सकते हैं। वास्तव में भारत में जो न्यायपालिका है वह भी केंद्रित व्यवस्था है। न्याय जो होगा वह कुछ इकाइयों के ही हाथ में है। यदि न्याय व्यवस्था का केंद्रीयकरण होता, विकेंद्रीयकरण होता, तो बहुत अधिक संभव है कि जो है न्याय छोटी इकाइयों पे या फिर हमारी ग्राम सभाओं से, जो लोकल बॉडीज है वहां से, लोकल गवर्नेंस से हमको मिल सकता था। बहुत सारे मामले हैं जो सुलझाए जा सकते थे, लेकिन न्यायपालिका को ओवरलोड कर दिया गया। सारा का सारा जो काम है वह केंद्रित व्यवस्था के रूप में न्यायपालिका को दे दिया गया। आज केरल का कोई केस होता है, आज हैदराबाद का कोई केस हो, कश्मीर का कोई केस हो, तो वो केस लेकर कहाँ आता है? अपनी लोकल बॉडी को लेकर नहीं आता है। वो आता है तो सीधे सीधे दिल्ली आएगा या फिर हाई कोर्ट जाएगा या कहीं और किसी और कोर्ट में जाएगा। लेकिन जो प्राथमिक मामला उसी के क्षेत्र में सुलझाया जा सकता था, ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं बनाई गई है। अभी कुछ दिन पहले अभ्युदय जी जो है ग्राम न्यायालय के बारे में बात कर रहे थे। तो ग्राम न्यायालय भी जितना मुझे पता है तो रिपोर्ट जिसमें मांगी गई तो बना तो दी गई है, किंतु वो भी जो है अभी पूरी तरह से एक्टिव नहीं है। लेकिन ये ध्यान देने की बात है कि हमारे न्यायालय भी प्राथमिक मामलों को, यानी कि आपराधिक मामलों को को प्राथमिकता दे करके कई ऐसे मामले जो कि जनहित से जुड़े हुए हैं या वो अनैतिक हैं अथवा वो संसद के कार्यों में अनावश्यक रूप से बाधा पहुंचाने वाले, हस्तक्षेप करने वाले जो कार्य है, जहां पर न्यायपालिका का अधिकार क्षेत्र भी नहीं है, वहां पर भी जो है न्यायपालिका दखल देती है। जैसे कि हम देखते हैं अपराधों की, तो अपराध जो वास्तविक अपराध होते हैं, वास्तविक अपराधों की संख्या तो कम होती है, जिसमें चोरी है, डकैती है, हत्या है, लूटपाट है, बलात्कार है, कम तौल है, जालसाजी, धोखाधड़ी, ये सब जो भी है यही जो है मुख्यतः अपराध होते हैं। लेकिन बाकी जितने भी काम हैं वह हम अनैतिक के कैटेगरी में रख सकते हैं, जैसे जुआ हो गया, और जुए के बाद आप पैसा लेन देन जो होता है जिसे हम कहते हैं घूस देना हो गया, या शराब हो गया, वेश्यावृत्ति हो गई, और बहुत सारे मामले हैं जो कि अनैतिक है। उन सभी मामलों में न्यायालय का दखल नहीं होना चाहिए था, लेकिन न्यायालय ने अपने आप को जो है जबरदस्ती ओवरलोडेड कर लिया है। विधायिका भी अनावश्यक रूप से कानून बना रही है और न्यायपालिका ये तय नहीं कर पा रही है कि किस कानून को प्राथमिकता देनी चाहिए और किस कानून को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर न्याय व्यवस्था का केंद्रीयकरण करने पर या फिर कार्यपालिका के अधिकारों में वृद्धि की जाए, ग्राम सभाओं को संवैधानिक अधिकार दिए जाएं, अपने छोटे मोटे मामले सुलझाने के अधिकार दिए जाते, तो इस समस्या से है बहुत अधिक तक जो है वो हम लोग समाधान पा सकते थे। जैसे कि परिवार के हम व्यक्तिगत संपत्ति की बात करें, तो परिवार में व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार ना दे करके यदि पारिवारिक संपत्ति या सामूहिक संपत्ति का जो अधिकार दे दिया होता, तो संभवतः हमारे यहाँ 80 से 90% जो परिवार से संबंधित हमारे जमीन से या पैसे रुपये से जो भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के मामले हैं, हो सकता है 80 से 90% मामले जो सीपीसी के अंडर में आते हैं वो सुलझा दिए गए होते। तो मुझे लगता है कि यहाँ
दो चीजें हैं, एक सीआरपीसी है और एक सीपीसी है। अगर सीपीसी के मामलों में हम समाज को अधिक महत्वपूर्ण माने तो बहुत सारे मामले सुलझाए जा सकते हैं। और ऐसे ही स्त्री पुरुष का मामला है, वैवाहिक संबंध के हैं, दहेज के हैं, अथवा सेपरेशन यानी कि तलाक के मामले हैं, तो इस तरह के मामले भी जो हैं वह लोकल बॉडीज के द्वारा सुलझाए जा सकते थे। लेकिन अब उसके लिए भी आप 6 महीने, साल भर, 2 साल तक जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं। और मैं अपने आस-पास पड़ोस में भी ऐसी स्थिति देखता हूँ। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप सभी ने अपने आस-पड़ोस में भी देखा होगा, कोई व्यक्ति जो है जाता है वकील के पास अपना डिस्प्यूट लेकर के, और वो लगातार 2 साल, 3 साल तक जो है उसको उलझा के रखता है। लास्ट में ऐसी स्थिति आ जाती है कि जिस वकील के पास जाता है वो उससे अपनी ही जान छुड़ाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि मैं तो गलत जगह कर आकर के फँस गया। तो मुझे लगता है यहाँ पर न्यायपालिका को अपनी जो है वह सीमा तय करनी चाहिए, और विधायिका के अनावश्यक कार्यों में हस्तक्षेप करने से भी न्यायपालिका को बचना चाहिए था। लेकिन वर्तमान में तो न्यायपालिका ने ही स्वयं को संविधान सभा भी घोषित कर दिया है। लेकिन अगर हम इसकी तुलना करते हैं कि संविधान संसद के अधीन हो या न्यायपालिका के अधीन हो, तो मुझे लगता है दोनों स्थितियों में से अगर न्यायपालिका के अधीन है, तो यह संसद के अधीन होने से कुछ बेहतर तो है, लेकिन आदर्श स्थिति तो यह भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है न्यायपालिका से न्यायपालिका और संसद या पार्लियामेंट, इनसे ऊपर जो है हमारा संविधान है, और संविधान से ऊपर समाज है। तो यानी कि जब हम शासन की बात करते हैं तो संविधान का इन तीनों के ऊपर शासन होता है। तो जो तीनों के ऊपर शासन कर रहा है, उसमें किसी भी प्रकार के संशोधन का जो अधिकार है, या फिर उसमें अन्य समीक्षा के जो अधिकार है, वह निचली इकाई को प्राप्त नहीं होने चाहिए, अपितु समाज के द्वारा कोई इकाई है उसको यह अधिकार प्राप्त होना चाहिए था। तो चाहे संविधान संशोधन का मामला हो, संविधान सभा के जो राइट्स रख लिए हैं, चाहे वह अनैतिक मामलों को अपराध घोषित करना हो, चाहे जो है वह विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करना हो, या फिर सुप्रीमेसी की लड़ाई हो, या फिर जुडिशरी जो है वो जनहित के मामले हो, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको न्यायपालिका प्राथमिकता न दे करके वो जो है अन्य कार्यों को प्राथमिकता दे रही है। अगर वह सुरक्षा और न्याय इन दोनों को प्राथमिकता दे, तो मुझे लगता है शायद 10% केस ही ऐसे हैं जो वास्तव में अपराध होते हैं। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि हमें प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी। मैं कुछ दिन पहले अभी चर्चा हो रही थी, तो मैंने यह प्रश्न रखा भी था कि जो न्यायपालिका है, क्या वह विधायिका के द्वारा बनाए गए किसी कानून को रद्द कर सकती है या मना कर सकती है? तो मौलिक अधिकारों के विषय में तो मुझे लगता है कि न्यायपालिका को विशेष अधिकार प्राप्त है कि अगर संविधान हो या संसद हो या कोई कानून हो, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों में कोई बाधा पहुंचाता है, तो उस परिस्थिति में जो न्यायपालिका है उसको वह विशेष अधिकार है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कानून हैं, बहुत सारे ऐसे नीतियां हैं जिसे विधायिका बना देती है और न्यायपालिका उसमें कुछ भी नहीं कर पाती है। जबकि मुझे लगता है कि जो अनावश्यक काम हो रहे हैं या ओवरलोड किया जा रहा है, न्यायपालिका को कम से कम इतना अधिकार तो होना ही चाहिए कि वह उसके लिए सुझाव दे सके, समीक्षा के लिए कह सके कि आप इस पर समीक्षा करिए, इस पर पुनर्विचार करिए, क्योंकि न्यायपालिका जो है लगातार ओवरलोडेड होते जा रही है। पर मुझे लगता है दूसरी तरफ ये भी दिखाई देता है कि न्यायपालिका संभवतः यह चाहती है कि कानूनों की मात्रा अधिक बढ़े। इसमें न्यायपालिका का अपना स्वार्थ भी हो सकता है, क्योंकि जितना अधिक कानूनों की मात्रा बढ़ती है, उतना ही अधिक जो है वो वकीलों के लिए, न्यायाधीशों के लिए घूसखोरी का या पैसे खाने का जो है पूरा का पूरा एक सिस्टम बनता है। तो न्यायपालिका का जो भ्रष्टाचार है वह इस तरह का भ्रष्टाचार है जो सामने नहीं आ पाता है। विधायिका का या कार्यपालिका का भ्रष्टाचार जो है वह सामने आ जाता है। लेकिन हो सकता है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की मात्रा कुछ कम हो। लेकिन दूसरी संभावना यह भी है
कि न्यायपालिका का भ्रष्टाचार सामने ही नहीं आ पाता है। तो मुझे लगता है कि न्यायालय ने वास्तव में पिछले 70 वर्षों में समाधान तो कम किया है, किंतु समस्याओं को और अधिक बढ़ा दिया है, उलझा दिया है, और ऐसा उलझा दिया है कि वर्तमान स्थिति को हम लोग जो है न्यायिक काल अवश्य ही कह सकते हैं। न्यायिक आपातकाल ही कहा जाएगा, क्योंकि न्याय जो है अपने तीनों जो लक्ष्य होते हैं, चाहे वह समाज में निर्भयता हो, चाहे वह अपराधियों में भय हो, या फिर पीड़ित को संतोष हो, तीनों में ही न्यायपालिका पूरी तरह से असफल दिखाई देती है। और शायद एक भी ऐसा केस ना हो जिसमें समय पर लोगों को न्याय मिल पाता हो। तो इसे हम लोग एक न्यायिक आपातकाल कह सकते हैं, सामाजिक आपातकाल कह सकते हैं। आज के इस विषय को मैं यहीं समाप्त करूंगा, और आप लोगों के प्रश्न उत्तर होंगे, उसके अनुसार इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। यदि कोई त्रुटि होगी तो मुनि जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। चलिए बताइए और लोग। चलिए, तब तक हम कुछ कहना चाह रहे थे इस मुद्दे पर। देखिए, वर्तमान परिस्थितियों में राजनीति इतनी ज्यादा हावी है, न्यायपालिका इससे अधूरी नहीं, अछूती नहीं। आप तमाम ऐसे निर्णयों को देने वाले जजों को देखेंगे जो कि सत्ता के हितों को साधते हैं और बाद में सत्ता की मलाई भी खाते हैं। बहुत सारे ऐसे जजों की बहुत लंबी फेहरिस्त है जो न्यायपालिका में रहते हुए जज रहे और फिर बाहर निकल करके सत्ता के द्वारा किसी न किसी मलाईदार जगह पे फिर भेज दिए गए। तो विधायिका अपने यह कह लीजिए कि जो वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें न्यायपालिका प्रभावित हो रही है, इससे तो नकारा नहीं जा सकता। लेकिन एक व्यवस्था और है। आज मेरी ताती जी से चर्चा हो रही थी शाम के समय, तो उन्होंने यह भी कहा कि भाई साहब, मौलिक अधिकार एक ऐसी चीज है जहां अगर कोई हस्तक्षेप किसी के भी द्वारा किया जाता है तो न्यायपालिका तो मालिक की तरीके उसमें उसको ट्रीट करना पड़ता है, और ट्रीट करना ही चाहिए उस जगह पे। तो दोनों ही परिस्थितियां हमारे सामने खड़ी हैं। एक तो यह कि न्यायपालिका का दुरुपयोग जिस तरीके से सत्ताएं अपने हिसाब से कर रही हैं, सत्ता की लालच में आकर के न्यायपालिका अपनी सर्वोच्चता का जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, वो ठीक नहीं है। उस पर बिल्कुल एक चर्चा होनी चाहिए कि आखिर क्यों, कैसे इनका मतलब, आप अवमानना का हंटर ले लीजिए, उनकी तरफ से चलता ही रहता है। आप देख लीजिए उनकी अपनी निजता और जुडिशरी का की एक सिस्टम है कि आप न्यायाधीशों के बारे में उनकी व्यक्तिगत जानकारियां बहुत ज्यादा नहीं ले सकते। संपत्ति का भी उनके ऊपर पूरी तरह से है कि जब चाहे तो घोषित करें, चाहे तो ना घोषित करें। आप वेबसाइट देख लीजिए तो पता चलता है कुल 2% क्या प्रतिशतता के आधार पर तो गिना ही नहीं जा सकता। 2-4 जज हैं जिन्होंने अपनी संपत्तियां सार्वजनिक की हुई। जी बाबा। ज्ञानेंद्र जी, मुझे जो लगता है कि यदि विधायिका लोकेशणा से थोड़ा बहुत प्रभावित होती भी है तो उतनी समस्या नहीं है, लेकिन अगर न्यायपालिका लोकेशणा से प्रभावित होती है तो यह अधिक घातक सिद्ध होगा। मैं आपको बता दूं कारण कि अगर न्यायपालिका ने कोई निर्णय गलत दे दिया, उसकी समीक्षा कौन करेगा?
अगर विधायिका ने कोई गलत कानून बना दिया, उसकी समीक्षा तो 5 वर्ष में जनता कर सकती है। आम जनता प्रदर्शन भी कर सकती है। आपने कल आज देखा होगा बांग्लादेश में कि सरकार का लोगों ने तख्ता पलट दिया। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि अगर न्यायपालिका का निर्णय गलत हो गया, तब समीक्षा कौन करेगा? इसका मतलब ये हुआ कि न्यायपालिका जो भी निर्णय करती है, वह चाहे सही हो या गलत, उसकी समीक्षा करने वाला कोई नहीं। ऐसा विशेष अधिकार तो किसी को किसी भी परिस्थिति में दिया नहीं जा सकता है। यह विचारणीय प्रश्न ये है। इसलिए न्यायपालिका तो सुप्रीम हो ही नहीं सकती है, विधायिका को भी सुप्रीम नहीं होना चाहिए, कार्यपालिका तो सुप्रीम है ही नहीं। तो मैं आपको 2 शब्द बताया कि विधायिका को सुप्रीम नहीं होना चाहिए और न्यायपालिका तो सुप्रीम हो ही नहीं सकती है, जबकि वर्तमान समय में न्यायपालिका सुप्रीम बन गई है। ये मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, इतना तो मैंने ज्ञानेन्द्र जी के प्रश्न का बता दिया। आगे आप लोग और चर्चा को आगे बढ़ाइए। ये बिल्कुल ठीक बात कही बाबा आपने। अगर न्यायपालिका सुप्रीम हो गई तो उसके विरुद्ध जाने का तो कोई विकल्प ही नहीं है समाज के पास। ठीक बात है। अभी आपने सुना होगा 15 वर्ष पहले न्यायपालिका ने कोई निर्णय दिया, कल फिर उस निर्णय को पलट दिया, उल्टा दे दिया। आम जनता को यह कैसे विश्वास हो कि जो सुप्रीम निर्णय है वह वास्तव में सही है? क्योंकि आम जनता को यह लगता है कि अगर इस न्यायिक व्यवस्था के ऊपर अगर कोई और कोर्ट होता तो हो सकता है कि वो निर्णय दूसरा दे देता। तो कहीं विश्वास करने का कोई आधार ही नहीं बनता है कहीं भी। इसलिए लोकतंत्र में न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका तीनों को संयुक्त रूप से उत्तरदायित्व होना चाहिए, किसी एक का नहीं। चलिए आगे बताइए। कोई कोई बात रखे बाबा। मैं एक बात और कहना चाह रहा था। हेलो। हाँ, बताइए ना। बाबा, बात यह है कि अगर आप वर्तमान देखिए, एक तो यह है कि शासन व्यवस्था चलानी ही चलानी है। शासन शून्य तो हुआ नहीं जा सकता वर्तमान परिस्थितियों में। और विधायिका इस समय जिस तरीके से काम कर रही है, पक्ष विपक्ष दोनों अपने मुद्दों को लेकर के जिस तरीके से उलझे पड़े हैं, जनहित का कहीं कोई मतलब नहीं रह गया है। सदन को आप देखिए तो इस तरह की बातें हो रही हैं कि एक जैसे कि दो गांव की औरतें झगड़ रही हों, उस तरीके का पक्ष और विपक्ष इस तरह इस स्तर पे गिर गया है। इन परिस्थितियों में अगर न्यायपालिका सर्वोच्च ना रहे तो व्यवस्था कैसे चलेगी? तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि विधायिका में वर्तमान जो परिस्थिति है ये क्यों पैदा हुई? इसलिए पैदा हुई कि विधायिका सर्वोच्च बन गई।
तो जब आप सर्वोच्च बन जाएंगे तो स्वाभाविक है कि आपके अंदर आंतरिक विवाद पैदा होंगे, एकदम स्वाभाविक है। तो अगर विधायिका सर्वोच्च नहीं बनी होती तो जो दुर्दशा विधायिका की हो रही है वो नहीं हुई होती। लेकिन अब न्यायपालिका भी जब से सर्वोच्च बनी है लगातार उस पे गिरावट आती जा रही है, लगातार। तो समाधान करने की जरूरत है। बारी बारी से लोकतंत्र के तीनों लोग अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करते रहें, यह तो समाधान नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विधायिका सर्वोच्च हो, लेकिन न्यायपालिका को भी सर्वोच्च अगर बना देंगे तो जैसी गिरावट विधायिका में आई है उससे ज्यादा गिरावट न्यायपालिका में आ सकती है, जो अभी तक नहीं आई है, लेकिन लगातार आ रही है न्यायपालिका में गिरावट। बाबूजी, एक पिछले हाँ कुछ समय का पिछले हाँ कुछ समय का अगर हम आकलन करें तो मुझे लगता है कि न्यायपालिका अपने ही दिए हुए सभी फैसलों को लगातार पलटने में लगी है। अभी 20 वर्ष पूर्व दिए गए किसी फैसले को न्यायपालिका ने पलट दिया, तो मुझे लगता है कि न्यायपालिका वर्तमान में तो पूरा रिवर्स काम कर रही है, अपने ही दिए हुए सारे निर्णय बदल रही है। चलिए मैं आपको बता देता हूं। इसमें न्यायपालिका 20-30 वर्ष पहले न्यायपालिका पर साम्यवादियों का पूरा एकाधिकार था। साम्यवादी माने कम्युनिस्ट, मतलब न्यायपालिका के अधिकांश जज कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे। अब धीरे 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 वहां अब दूसरी विचारधारा के लोगों का भी प्रवेश हो रहा है, और लगता है करीब करीब सर्वोच्च न्यायपालिका में 40% तक दूसरी विचारधारा के लोग शामिल हो गए। तो स्वाभाविक है, क्योंकि वो भी मनुष्य हैं। देखिए, एक बात आप ध्यान रखिए कि जिसके पास जितना ज्यादा अधिकार हो उस अधिकार संपन्न व्यक्ति को हस्तक्षेप कम से कम करना चाहिए। उसके पास अपीलेट पावर तो हो, लेकिन हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होना चाहिए। कम से कम हस्तक्षेप, अधिक से अधिक शक्ति। दुर्भाग्य से भारत में हस्तक्षेप लगातार बढ़ता जा रहा है और शक्ति भी बढ़ाते जा रहे हैं लोग। जब शक्ति बढ़ेगी और हस्तक्षेप बढ़ेगा तो उसके नैतिकता या चरित्र में गिरावट आएगी। इसलिए सबसे बड़ी गड़बड़ी कहां पर हुई? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को बहुत अधिक पावर दिया गया था और हस्तक्षेप शून्य था। पावर बहुत ज्यादा था। दुर्भाग्य से पंडित नेहरू ने धीरे धीरे राष्ट्रपति के पंख कतर दिए, पावर भी घटा दिया, हस्तक्षेप भी घटा दिया। तो सारा पावर ले लिया सरकार ने अपने पास, राष्ट्रपति को कमजोर करके। न्यायपालिका को भी उस समय कमजोर कर दिया गया। इसलिए विधायिका में सारा भ्रष्टाचार, सारा चरित्र पतन विधायिका में आया।
एक बात मैं ब्रजेश जी को और बताऊं, भारत में जितना निर्दोष लोगों को सजा होती है उसका प्रतिशत करीब करीब 1 से ज्यादा नहीं है, लेकिन अपराधी छूट जाते हैं, यह प्रतिशत 98-99 होगा। 98-99 कैसे? कुल मिलाकर जितने अपराध होते हैं उनका 90% तो थाने पहुंचता ही नहीं है। सब लोग डर के मारे चुप रह जाते हैं। 10% थाना पहुंचा 100 में से, तो उसमें से 1% दंडित होते हैं, बाकी सब निर्दोष छूट जाते हैं। इसका मतलब कि 99% अपराधी दंडित ही नहीं हो रहे हैं। अब इसका परिणाम क्या हो रहा है? इसका परिणाम हो रहा है कि समाज में लगातार प्रत्यक्ष न्याय पर विश्वास बढ़ रहा है। प्रत्यक्ष न्याय, चोर पकड़ा गया तो उसको पहले पीटो, कोर्ट से तो पता नहीं क्या होगा, कोर्ट थाना कुछ नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति अगर गलती कर रहा है तो प्रत्यक्ष न्याय, हिंसा, समाज में हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ने का मुख्य कारण यह है कि न्यायालय दंड दे ही नहीं पा रहा है। ब्रजेश जी ने ठीक बताया कि न्यायालय को फुर्सत ही नहीं है, ओवरलोडेड है एकदम। सच्चाई यह है कि क्रिमिनल मामलों में 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल चलता रहेगा मुकदमा। ये परिस्थितियां अच्छी नहीं है, लेकिन है, ये मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, आप लोग आज कोई बोल नहीं रहा है कुछ। हेलो। हेलो। हाँ, बताइए। साथियों को अभिवादन है। आज का जो विषय आदरणीय ब्रजेश जी ने रखा है, न्यायपालिका के द्वारा न्याय है उसका है कि फैसला। तो जो लोकतंत्र में संवैधानिक प्रक्रिया है उसके अनुसार 3 स्तंभ हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब अगर लोकतंत्र को व्यवस्थित रूप से चलाना है तो तीनों का जो कार्य है और उनका जो अंतः क्रिया होता है, तीनों का जो कार्य में अंतः क्रिया होता है उसका तालमेल होना जरूरी है। वो इनकी कार्य करने की संवैधानिक क्षमता है तीनों का। इसमें जो अंतः क्रिया होना चाहिए उसमें एक दूसरे के ताल में बैठा होना चाहिए, तब जो है व्यवस्थित ढंग से लोकतंत्र का कार्यक्रम चले। और अगर इनके अंतः क्रिया व्यवस्थित नहीं है और सब अगर सूत्र श्रृंखलित होंगे तो फिर अव्यवस्था का मामला जो है सो सामने आता है।
अब अगर तीनों के तीनों अपने अपने क्षेत्र में उच्च श्रृंखल होते हैं, कोई जो है जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए उभर अपना जो है काम करता है या अधिकार का दुरुपयोग करता है, यहाँ पर समस्या ये है कि अगर तीनों के तीनों कुछ करते हैं तो इन पर अंकुश लगाने वाला कौन? जो हम लोग संविधान सभा की बात करते हैं, अगर संविधान सभा होती तो कोई भी उच्च श्रृंखल होता तो उस पर अंकुश लगता और जो व्यवस्था हो रही थी तो व्यवस्थित होता। तो आज जो न्यायपालिका, पहला चीज तो है संविधान में जो न्यायपालिका को अधिकार मिला हुआ, अधिकार के अनुसार जो न्यायिक प्रक्रिया चलता तो वो एक संविधान के अनुसार जो नियम कानून बने हुए हैं उनका पालन होता है। लेकिन जो न्याय मिलना है, क्या वास्तव में जो पीड़ित है वो न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अगर हम न्याय अगर नहीं मिल रहा है तो उसको हम न्यायपालिका क्या करें? नाम न्यायपालिका है, लेकिन अगर वास्तव में न्याय मिले पीड़ित व्यक्ति, तब जो है कि हम उस न्यायपालिका की जो मर्यादा है वो बनी रहेगी। अब उसको न्याय मिलने में बहुत प्रकार की बाधाएं हैं। पहला चीज है कि जिसको न्याय लेना है उसको कई प्रकार की गवाही देना है, थाना से उसका रिपोर्ट आना है, उसे न्याय मिलने में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, जो बाधा है, जो प्रभावित करती है। हमारी जो भारत की जनसंख्या है या हमारा जो भारत है वो ग्रामीण और गांव के क्षेत्रों में जो है निवास करता है। तो 75% हमारी जनसंख्या तो गांव में है और गांव की स्थिति ऐसी है, जैसा कि अभी ने बताया कि थाना तक भय से नहीं पहुंचते, अगर किसी प्रकार से पहुंच जा रहे हैं तो लोअर कोर्ट है, इसके बाद अपर कोर्ट है, सत्र न्यायालय है, हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। कहाँ बेचारा जो है वो खेती बाड़ी करने वाला, शाम सवेरे कमाने खाने वाला कहाँ कहाँ तक हो जाए? उसकी तो क्षमता नहीं है कोर्ट कचहरी तक। अगर वास्तव में तो हम ज्ञान यज्ञ परिवार के रूप में जो गांव में जो जन जागरण करते हैं और उसमें जो हम समझदारी की बात करते हैं, अगर कोई समझदारी को समझता है और समझदार है या बनता है, तो अगर कोई भी पहले उसका घर का मामला है तो अगर घर में निपटा लेता है तो बहुत, अगर वहां नहीं निपटता है तो अगर वो अपने रिश्तेदारों को भी बुलाकर निपटा लेता है तो वो ठीक है। अगर वहां भी नहीं निपटता है तो गांव में जो अपने जाति में भी जो समझदार है या बुद्धिजीवी है उनके साथ भी निपटा लेता है तो हो सकता है। अगर वहां भी नहीं निपटता है तो अगर ग्राम पंचायत में अपना ग्राम में जो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हैं, अगर बुद्धिजीवी हैं, अगर उनके साथ अगर मामला समझा लेता है तो बहुत समझदार व्यक्ति है। अपने जन जागरण में बताते हैं अगर वहां से वो थाना कोर्ट कचहरी में फंसा तो पूरा परिवार बर्बाद होगा, रिश्तेदार जो भी उसमें फंसेंगे उनकी हालत जो है तो
उनका विकास रुक जाएगा और केवल वो लड़ते झगड़ते इत्यादि में ही फंस करके रह जाएंगे। आज स्थिति ऐसा है कि जो ये न्यायपालिका है उसमें 5 करोड़ केस पड़े हैं और जो कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार के यहाँ जो जगह जमीन का स्थिति 10 करोड़ केस। अगर 10 करोड़ केस को देखिएगा तो एक परिवार में 5 आदमी होता है, और इसका निर्णय जो है कुछ उधर कुछ नहीं हो रहा। अब तो अपने यहाँ गांव में पीछे जो है एक उदाहरण आ रहे हैं, कोई केस चल रहा है, अब केस चलते चलते उसका जो है देहांत हो गया, आ रहा है, देहांत हो गया तो क्या है नोटिस है, लेकिन इस तरफ कुर्सी निकल जाता है, कुर्सी निकल जाता है तो जो उसके नाम से घर है और उसके अंदर अगर उसके बाल बच्चे 4 गो भाई रहते हैं, भाग गया थाना वाला की भाई कुर्सी होगा कहाँ है कीजिए, कहे किसे वो तो भाई एक्सपायर कर गए, कहेंगे कि आप मृत्यु प्रमाण पत्र अभी तक थाना में क्यों नहीं दिया, कोर्ट में क्यों नहीं दिया, क्या करके आप इसको जब और थाने के प्रमाण पत्र बनवाने में भी कुछ चीजें है आपको घंटाक्रम करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की न्यायिक न्याय जो है जैसा कोटेशन में लिखा हुआ है कि न्यायपालिका से हमको फैसला मिलता है, न्याय नहीं मिलता है। तो जो भी नियम कानून के अनुसार अगर कुछ प्रतिशत को अगर न्याय के मिल रहा है तो फैसला के हिसाब से जो नियम कानून है उसके हिसाब से घर है, गवाही है, इतना आप वहां पर साबुत कर सकते हैं, उसके अनुसार से आपको फैसला मिलता है। और बाकी न्याय का जो है बहुत ही नगण्य है, जो कि किसी को न्याय मिल जाता है। ये है, इसमें अगर जो है किसी कोई अगर अंकुश लगाने का व्यवस्था अगर इन पर नहीं होता है और तीनों जो है अगर व्यवस्थित नहीं रहेंगे तो इसी प्रकार की व्यवस्था बनी रहेगी। चलिए और लोग बताइए कुछ, धन्यवाद। और लोग इस विषय पर कोई बात कहना या पूछना चाहें तो बताइए। भाजी मेरा एक प्रश्न है। हाँ अच्छा, इस विषय पे मैं पहले भी प्रश्न पूछा था और कई बार ये विचार आता है कि अगर विधायिका जो है कोई कानून बनाती है तो क्या न्यायपालिका को अधिकार नहीं है कि वह उसकी समीक्षा कर सके या एक बार पुनर्विचार करने के लिए जो है विधायिका को कह सके, या फिर न्यायपालिका ये कह सके कि हम तो ओवरलोडेड हैं और आप जो कानून बना रहे हैं ये कानून अनावश्यक कानून है, हम इस कानून को जो है वो लागू नहीं करेंगे। क्या ऐसा कोई अधिकार प्राप्त है न्यायपालिका को? नहीं, न्यायपालिका को ऐसा कुछ अधिकार नहीं है। देखिए न्यायपालिका जो है वो मैं आपको ये बता देता हूँ कि न्यायपालिका किसी भी कानून की समीक्षा कर सकती है यदि वह कानून संविधान से के अनुसार न हो।
लेकिन अगर कोई संविधान के अनुसार कानून बनता है तो न्यायपालिका उस पर कुछ नहीं कर सकती। तो न्यायपालिका को सिर्फ एक विशेष अधिकार है कि यदि भारत का संविधान का कोई अनुच्छेद मौलिक अधिकारों पर आक्रमण करे, संविधान का कोई अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो, तब न्यायपालिका उस संविधान संशोधन को रद्द कर सकती है, बदल नहीं सकती है। ये स्पष्ट है। न्यायपालिका बदल मतलब रही बाबूजी, है। अगर हाँ, जी, बताइए। मतलब अगर मतलब ये है कि अगर विधायिका ये कहती है कि हमें गांजा भांग रोकना है, वेश्यावृत्ति रोकनी है, वो कानून बना देती है, तो इसका मतलब ये है कि न्यायपालिका की मजबूरी है कि भले ही वह ओवरलोडेड है लेकिन ऐसे कामों को करेगी वो। हाँ, बिल्कुल मजबूरी है न्यायपालिका की, क्योंकि वह कानून अगर संविधान सम्मत है तो न्यायपालिका उसमें कुछ नहीं कर सकती है, एक। लेकिन अगर संविधान में कोई बात मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, तब न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती है। सिर्फ न्यायालय को एक ही अधिकार है, वो भी न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, लोअर कोर्ट को वो भी अधिकार नहीं है, सेशन कोर्ट को भी अधिकार नहीं है। ये केवल मौलिक अधिकार पर ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट संविधान की समीक्षा कर सकते हैं। और पूछिए कोई चीज, या ब्रजेश जी या कोई और। बाबा, आप जो कह रहे हैं कि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जाए तभी न्यायपालिका छेड़ सकती है, तो ये तो बाबा आदर्श स्थिति हुई। क्या वर्तमान में भी ऐसा ही है? हाँ, वर्तमान में भी, वर्तमान में न्यायपालिका के सारे अधिकार विधायिका ने छीन लिए थे, और वर्तमान समय में न्यायपालिका ने विधायिका के सारे अपराध छीन लिए, माने अधिकार छीन लिए। विधायिका को कहीं अब कुछ अधिकार नहीं है, सारे अधिकार न्यायालय ने अपने पास रख लिए हैं। क्योंकि जब आपने संविधान सभा बना दी तो फिर विधायिका के पास बचा क्या? किंतु जी बाबूजी, मैं संविधान हाँ, संशोधन का अधिकार तो संसद के पास है। इस परिस्थिति में न्यायपालिका को हम कैसे कह सकते हैं कि न्यायपालिका ने संविधान सभा का निर्माण कर लिया? नहीं, संविधान संशोधन का अधिकार संसद के पास है, और जी, संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन पर न्यायपालिका विचार करने लग गई है अपनी संविधान सभा बनाकर। भाई, तेरह तेरह जजों ने 73 में विधायिका के ऊपर सुप्रीम फैसला दिया, तो वह जो 13 जजों ने फैसला दिया वो संविधान सम्मत तो नहीं था। और वर्तमान में भी न्यायपालिका अपनी अपनी संविधान सभा बना रही है, और वह संविधान सभा विधायिका ने अभी एक कानून बनाया था न्यायाधीशों की नियुक्ति पर, तो न्यायपालिका ने रद्द कर दिया उसको। हाँ, चलिए, नवीन जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि
75 वर्ष पूर्व जिस शासन प्रणाली को हमारे नेताओं ने अपनाया, वो अब लगभग, यदि उसकी बारीकी से देखा जाए तो लगभग लगभग रोगग्रस्त है। इसीलिए बार बार अनेकों बार ये चर्चा उठती है कि वैकल्पिक व्यवस्था क्या होनी चाहिए। पहली चीज तो ये है, उस पर निश्चित रूप से जो एक बिंदु बनाए गए वैकल्पिक व्यवस्था के लिए, उन पर निश्चित रूप से बहुत गहराई से चिंतन मंथन होना चाहिए। एक तो मेरा मत है, मैं ऐसा सोचता हूँ। दूसरी बात यह है कि यदि न्यायपालिका की बात को देखा जाए, जो आज की चर्चा का बिंदु रखा गया है, इसमें न्यायपालिका में जो दोष आ रहे हैं वो दो हिस्सों में यदि बांट करके देखे जाएं तो ज्यादा बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं। एक, न्यायपालिका में जस्टिस या जिन्हें निर्णय करना है, समस्या का समाधान देना है, एक हिस्सा वो है। दूसरा हिस्सा वो है जिनको कि हम विधि अधिकारी कहते हैं, वहां पर जो केस रिप्रेजेंट किए जाते हैं उनको कहा जाए। पहले आ जाते हैं कि हम जो विधि व्यवस्था है, 1951-52 में ही नेहरू जी ने ये किया था कि न्यायपालिका के पर कतरने के लिए उन्होंने एग्जीक्यूटिव बॉडी को सब जुडिस राइट दे दिए थे, एसडीएम डीएम को दे दिए थे, और रेवेन्यू कोर्ट बना दी गई। उनका परिणाम ये है कि जितने केसेस पेंडिंग में आपको इधर क्रिमिनल और सिविल के दिखाई दे रहे हैं, उससे ज्यादा ये जो तथाकथित जिला अधिकारी और एसडीएम जो जज बन करके बैठे हुए हैं, इनके यहाँ मुकदमों की फाइलें लगी हुई हैं और इन फाइलों में कोई फैक्ट्स पे कभी कोई निर्णय नहीं हो रहा। जो अंडर टेबल जितना दे देता है उतना हो जाता है, अदरवाइज आप 20 वर्ष तक लड़ते रहिए, पेशकार आपकी फाइल को आगे आने ही नहीं देगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं, बिल्कुल ताजी। एक 2007 में संसद ने एक नियम बनाया जो इन लोगों को दिया, एग्जीक्यूटिव बॉडी को, वो दिया माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि विद इन 60 डेज इसमें उन बुजुर्गों को न्याय देना है। और उसमें यह भी प्रावधान किया गया कि यदि किसी रिश्तेदार ने, बच्चे ने उन बुजुर्गों से कोई संपत्ति कोई धोखे में रख करके गिफ्ट करवा ली है, बेनामा करवा लिया है, ट्रांसफर करवा ली है, वो उसकी एप्लीकेशन पर वो वॉइड कर दी जाएगी। ये इतना, मतलब उसमें काफी गहराई से यदि देखें तो बहुत कुछ देने की कोशिश करी गई। लेकिन वो मुकदमे 4-4, 5-5 साल तक, जो 60 दिन में तय होने हैं, वो 4-4, 5-5 साल तक रेंग रहे हैं, उनकी फाइलों पे कोई निर्णय नहीं हो रहा है एग्जीक्यूटिव बॉडी के पे। तो पहला तो ये जो एग्जीक्यूटिव बॉडी वाले, एग्जीक्यूटिव बॉडी को जो सब जुडिशरी राइट दे दिए गए हैं, यही एक न्यायपालिका के लिए एक पहला सबसे बड़ा कदम तो उसी समय शुरू हो गया था। दूसरी बात यह है कि जो इस पूरी प्रक्रिया में हम काले कोट वाले जो आदरणीय वहां होते हैं, इनकी भूमिका भी बहुत ज्यादा है। आज की तारीख में जो बंदा कचहरी में एक दफे घुस गया, उसके बाद वो उन पुलिस वालों की चरण रज लेता है, क्योंकि उसे मालूम है यहाँ इनके थाने में तो हो सकता था कि कुछ फैसला हो जाता, लेकिन कोर्ट में आने के बाद वो फैसला होगा, इसका आज की तारीख में कोई उम्मीद नहीं है। 302 जैसे केस में, 2008 के एक केस में प्रोसिक्यूशन के विटनेस को कॉल किया जा रहा है। अभी 16 साल में, लगभग 16 साल में वो प्रोसिक्यूशन की विटनेस की एविडेंस नहीं हुई है। अब 302 का मुकदमा, सोचिए कितना हीनियस क्राइम है जिसकी की बात हो रही है। मैं उनकी मार पिटाई वालों की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, उनकी स्थिति क्या है। जो 125 के मेंटेनेंस के मुकदमे हैं, उसमें कोर्ट के सामने ये प्रश्न खड़ा होता है करके कि इससे पैसों की रिकवरी कैसे कराएं। पीनल है ही नहीं, जब पीनल नहीं है उसे दंड नहीं दिया जा सकता, निर्णय हो जाते हैं 4-4, 5-5 साल तक, मेंटेनेंस ही नहीं मिलता। इस तरह की ये जो चीजें हैं। और एक और चीज,
छत्तीसगढ़, झारखंड या उत्तराखंड में तो लोगों को शायद नहीं अनुभव है। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम वकील साहब ने पिछले 40 साल से कंटिन्यूअस स्ट्राइक कर रखी है। सैटरडे को वेस्टर्न यूपी में कोर्ट में कोई काम नहीं होता है। कारण, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो बेंच है उसकी बेंच के लिए एक आंदोलन चला था, जिसमें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो बेंच आनी है। और उसमें भी कांटा ये अटका हुआ कि मेरठ वाले चाहते हैं मेरठ में आए, आगरा वाले चाहते हैं आगरा में आए। ये स्थिति है। तो न्यायपालिका अकेली पूरी तरह से, न्यायपालिका में दोष हैं, बहुत सारे दोष हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन ये पूरा घालमेल विधायिका, न्यायपालिका, इसका आपस का है। और निश्चित रूप से इन व्यवस्थाओं पर जब तक अंकुश नहीं लगेगा ये सुधार नहीं होंगे, क्योंकि कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, अरुण जेटली ये न्यायपालिका के भी हिस्सा हैं, विधायिका के भी हिस्सा हैं, कार्यपालिका के भी हिस्से हैं। ये क्या निर्णय, खाली जजों को हम ये कह दें कि जज ही इसमें दोषी है? ये लोग नहीं है कि तुझे जज बनवाएंगे, तुझे ये करवाएंगे और निर्णय नहीं प्रभावित करते। क्यों नहीं? जो जो वकील प्रैक्टिस कर रहा है वो सिर्फ प्रैक्टिस करेगा, वो राज्यसभा का सांसद, लोकसभा का सांसद नहीं बनेगा। उनकी बहुत सारी बॉडीज में वो मेंबर है, आके प्रभावित करते हैं। मंत्री रहे, यहाँ लाइसेंस सरेंडर कर गए, फिर चले गए, फिर आकर के करने लगे, यही कानून बना रहे हैं वहां बैठ करके, फिर यही अपने तरीके से उन कानूनों की समीक्षा अदालत में कर रहे हैं। जो मैटर सॉल्व होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट जैसी जगह पे वो भी नहीं हो रहे हैं। सेशन कोर्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो खाली जो न्यायपालिका नाम की संस्था को लेकर के जो यदि हम ये चिंता कर रहे हैं कि ये सब बहुत भ्रष्ट हो गई है, सही है, भ्रष्ट है, अव्यवस्था है, मान ली, लेकिन इसको पूरी तरह से अपने रंग में जो रंगा है वो सलीके से विधायिका, कार्यपालिका दोनों ने न्यायपालिका को रंगा है। इसीलिए सारे जजेस इंतजार करते हैं कि आज हम रिटायर हो जाएंगे तो कोई ग्रीन ट्रिब्यूनल में चला जाएगा, कोई आर्बिट्रेटर बन जाएगा, कोई कहीं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का चेयरमैन बन जाएगा। सारे के सारे उसी में लगे हुए हैं। मेरा बस इतना ही कहना। देखिए, नवीन जी ने एक बात कही है, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान सिर्फ एक है, न्यायपालिका और विधायिका ये दोनों लड़ रहे हैं केवल संविधान पर कब्जा करने के लिए। इससे ज्यादा और कोई लड़ाई का कारण नहीं है। न्यायपालिका कहती है कि संविधान में मेरा हस्तक्षेप रहेगा, मैं संविधान सभा हूं। विधायिका कहती है कि मैं संविधान सभा हूं। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि इन दोनों को हटाइए, एक अलग संविधान सभा बना दीजिए, सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। प्रश्न उठेगा कि अगर संविधान सभा मनमानी करने लगी तब क्या होगा? सुपर संशोधन का अधिकार संविधान सभा के पास ही नहीं होगा, संसद और संविधान सभा ये दोनों मिलकर के करेंगी। बस इसमें से न्यायपालिका को जो अधिकार है वो रहेगा सब, केवल संविधान सभा का अधिकार ले लीजिए न्यायपालिका से। संविधान सभा, संसद और न्यायपालिका इन दोनों से अलग बना करके और तीनों को मिक्स कर दीजिए, क्या दिक्कत आएगी? आप लोग और प्रश्न करिए, मैंने एक सुझाव दिया है। अगर किसी का और प्रश्न हो तो बताइए। भाऊ जी, जो नवीन जी ने जो बात कही
2008 के एक केस की, तो मुझे ये ध्यान आया कि ये तो बहुत जल्दी का केस है। एक 1952 के एक केस की पहली सुनवाई 2018 में हुई है, ठीक है और ना। जिसने केस किया था वो भी नहीं है, और जिस पर केस किया गया वो भी नहीं है। दोनों पक्षों में कोई नहीं बचा है। हाँ, ऐसे ही सब चल तो यही रहा है जो आपने और नवीन जी ने कहा, बात तो वही है। मैं भी वही कह रहा हूँ। मैंने वो कहा है कि इसका समाधान, बस। चलिए, किसी का प्रश्न हो तो बताइए, नहीं तो फिर समाप्त कराएंगे। जो आपातकालीन स्थिति लगता है, तो हाँ, उसमें न्यायपालिका का क्या स्थिति रहता है? उसमें उसका पावर विषय लुप्त हो जाता है कि या नहीं, जब आपातकाल अगर लगेगा, जैसे हम लोग जैसा आपातकाल बताते हैं उस हिसाब से तो अलग है। लेकिन जो वर्तमान समय में संविधान में आपातकाल है, उस आपातकाल में तो उस समय इंदिरा गांधी ने न्यायपालिका के अधिकार ले लिए थे। फिर न्यायपालिका ने फिर ले लिए। ये आपको बता दें, याद करा दें, सन 73 में न्यायपालिका ने विधायिका से अधिकार ले लिए। 73 में। 75 में इंदिरा गांधी आई, तो इंदिरा गांधी ने मनमाने तरीके से जज बदल दिए और जजों को कहा कि आप लोग 73 वाले निर्णय को उलट दीजिए। अब ये जज लोग विचार करते रहे, उलट नहीं पाए, तब तक चुनाव आ गए, बस। इसलिए जो 73 का जजमेंट है वो आज भी कायम है। अन्यथा इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 73 का जजमेंट पलट दिया जाता तो कुछ नहीं होता फिर। अब कोई बात, कोई प्रश्न हो तो बताइए, मैं तो समाप्त करा हूं। चलिए, ज्ञानेन्द्र जी या ब्रजेश जी जी, बाबा। जी बाबा। हाँ, कोई समाप्त करिए। जुड़ने के लिए सभी का आभार, धन्यवाद। और बाबूजी, मेरा एक अंतिम हाँ, प्रश्न है। हाँ, दो बातें हैं। आपने एक तरफ कहा कि न्यायपालिका, वो विधायिका कोई कानून बनाती है, तो न्यायपालिका को यह अधिकार ही नहीं है कि वो उसे मना कर सकती है या उसे मानने के लिए बाध्यकारी है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि न्यायपालिका ने स्वयं को संविधान सभा घोषित कर दिया है, और वो जो है किसी भी कानून की समीक्षा करने के लिए कह सकती है। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब वो मानने के लिए बाध्यकारी है और वह स्वयं को संविधान सभा घोषित कर चुकी है, तो ऐसे में उसका प्रभाव क्या रह जाता है संविधान सभा बन करके भी, जब वो मानेगी विधायिका की ही। मैं आपको मैं बता देता हूँ। न्यायपालिका को कोई कानून में किसी प्रकार का हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। न्यायपालिका क्या करती है कि किसी कानून को पहले घोषित करती है असंवैधानिक। अब उस असंवैधानिक कानून को विधायिका फिर से संविधान संशोधन करके मान्य कर देती है, उसी को संविधान संशोधन द्वारा। तब न्यायपालिका उस संविधान संशोधन पर विचार करके और उस संविधान संशोधन को अमान्य कर देती है। तो कानून अपने आप समाप्त हो गया, संविधान संशोधन भी समाप्त हो गया। ये प्रक्रिया है केवल। किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित करने के बाद ही न्यायपालिका दखल देती है। इसका यह अर्थ है नहीं, कि न्यायपालिका को न्यायपालिका संविधान संवैधानिक सभा को अधिकार है।
हाँ, न्यायपालिका संविधान सभा बन गई है अभी। तो संविधान सभा बनाने का संवैधानिक अधिकार है क्या? नहीं है न्यायपालिका के पास, न्यायपालिका ने ले लिया, कौन रोकेगा? मनमानी है। नहीं है उसके पास। चलिए ज्ञानेंद्र जी। जी बाबा। हाँ, समाप्त करिए। जी, जी।